Hello everyone. So in the previous video we discussed about banking as a business service. In this video we're going to further develop upon the same while specifically focusing on three types of facilities provided by banks. Number 1 being bank overdraft, number 2 being cash credit, and number 3 being bank draft or banker's check facility. So let us begin with bank overdraft. So there are two types of loan facilities, short term and long term loan facilities. बैंक ओवरड्राफ्ट आपका एक शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी होता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स to their current account holders, wherein the current account holders can withdraw an amount that is more than the amount which is available in their account. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सपोज आपके बैंक अकाउंट में दैट इज योर करेंट अकाउंट में 50,000 रुपीज हैं एंड आप एक चेक इशू करते हो 60,000 रुपीज का. इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये चेक डिसऑनर हो जाएगा कंसिडरिंग द इनसफिशिएंसी ऑफ फंड. बट अगर आपके पास ओडी फैसिलिटी है आपके करेंट अकाउंट पे देन दिस चेक विल बी ऑनर्ड और जो ये डेफिसिट है 10,000 रुपए का वो ओडी के एज रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा एंड इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को और ये अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 10,000 अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करेगा वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा एज एंड व्हेन डिमांडेड बाय द बैंक. सो दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम कितना भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं ओवर एंड अबव वॉट एवर इज अवेलेबल इन आवर बैंक अकाउंट्स. नहीं, आप कितना भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. एक लिमिट होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है ओवरड्राफ्ट की जो बैंक सेट करता है जिससे ज़्यादा पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. एंड किस बेसिस पे ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ ओवरड्राफ्ट सेट करी जाती है बैंक द्वारा? इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी जो आप प्लेस करते हैं और वो सिक्योरिटी किस फॉर्म में हो सकती है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? वो एसेट्स जिनसे आप बेनिफिट्स रीप करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर. एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपर्टी का, तो उस केस में आप अगर अपनी टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसको एज सिक्योरिटी प्रेजेंट करते हैं तो आपकी उस बेसिस पे एक मैक्सिमम लिमिट सेट करी जाएगी जिससे ज़्यादा आप ओडी में पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते हैं. एंड ये जो ड्रॉइंग लिमिट होती है वो वैरी करती है फ्रॉम बैंक टू बैंक. हर बैंक की अलग लिमिट हो सकती है एंड एट द सेम टाइम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि इट डिपेंड्स हाईली अपॉन आपका क्या पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपकी लेन देन की हिस्ट्री कैसी है बैंक के साथ, प्लस आप किस टाइप की सिक्योरिटी प्लेस कर रहे हैं. 10 पर्सन टू पर्सन जो लिमिट होती है वेरी करती है. किसी पर्सन की 6 करोड़ की लिमिट होगी तो एट द सेम टाइम किसी पर्सन की 1 करोड़ की लिमिट होगी या 50 लाख की लिमिट होगी फॉर दैट मैटर. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, तो आप ये इमेजिन कर रहे होंगे कि ये बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अलाउ करते हैं टू विड्रॉ अमाउंट, एन अमाउंट विच इज नॉट इवन प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट. इतना पैसा है नहीं, उतना पैसा आपको विड्रॉ करने दे रहे हैं. सो ये ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है. इस पे बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है एंड ये इंटरेस्ट जो आपको चार्ज करा जाता है इट इज ऑन द अमाउंट जो आपने ओडी में निकाली है, नॉट ऑन योर मैक्सिमम लिमिट. इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सपोज आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट की मैक्सिमम लिमिट 5 करोड़ रुपए है. इसका मतलब आप बैंक ओडी में आपका अकाउंट जीरो बैलेंस जीरो होने के बाद आप करेंट अकाउंट से 5 करोड़ रुपीस और विड्रॉ कर सकते हैं. तो ये इंटरेस्ट आपको 5 करोड़ रुपीस पे चार्ज नहीं किया जाएगा. रैदर अगर आपने उस 5 करोड़ में से 1 करोड़ विड्रॉ कर रखे हैं तो इस 1 करोड़ पे आपको ये इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा. दैट इज व्हाई वी से इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन अमाउंट यूटिलाइज्ड एंड नॉट ऑन द लिमिट सैंक्शन. एंड ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट होती है, जैसे एग्जांपल लिया हमने 1 करोड़ हमने विद्रॉ कर रखी है आउट ऑफ आर टोटल लिमिट ऑफ 5 करोड़. सो दिस 1 करोड़ अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट जो बैंक मेरे को चार्ज कर रहा है हैज टू बी रीपेड व्हेन एज एंड व्हेन आस्क्ड बाय द बैंक. आपको बैंक की डिमांड पे इसको रीपे करना पड़ेगा. बैंक आपको शॉर्ट नोटिस पे आस्क कर सकते हैं कि जो आपने ओडी में पैसा ले रखा है प्लीज उसे तहे इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करिए. नाउ ओवरड्राफ्ट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं. नंबर 1 इज क्लीन ओवरड्राफ्ट एंड नंबर 2 इज सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट. क्लीन ओवरड्राफ्ट वो टाइप का ओवरड्राफ्ट होता है जहां पे आपकी अर्जेंट फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए आपको पैसा दे दिया जाता है विदाउट इशूइंग ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑन योर पार्ट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लीन ओवरड्राफ्ट. Whereas सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट क्या होता है? सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग वो ओवरड्राफ्ट होता है जहां पे आपको सिक्योरिटी प्लेस करनी पड़ती है और उस सिक्योरिटी के बेसिस पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ करी जाती है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ओवरड्राफ्ट्स. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कैश क्रेडिट. नाउ कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट इज जस्ट लाइक ओवरड्राफ्ट अ शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी
बट ये प्रोवाइड किसे करी जाती है? इट इज नॉट प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल, इट इज यूजुअली प्रोवाइडेड टू बिजनेस फर्म्स and companies. And what does it allow? Just like overdraft, it allows those companies and firm to withdraw an amount from their account which is more than the amount present right now. So जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, 50,000 है तो वो 1 लाख तक विड्रॉ कर सकते हैं. एंड जस्ट लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यहाँ पर भी आप कितना ही पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते. देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट, एक प्री डिफाइंड मैक्सिमम लिमिट होती है जिससे ज्यादा बैंक आपको विड्रॉ नहीं करने देगा. And what are the basis of deciding these predefined maximum limit in case of cash credit? It is in most of the cases pledge or hypothecation of stock or inventory. Now जब मैं कहता हूँ pledge और hypothecation of stock और inventory, pledge and hypothecation यहाँ पे simple भाषा में means एक contingent condition कि अगर मैं आपका पैसा जो आपने मेरे को कैश क्रेडिट में दिया है वो रिपे नहीं कर पाता हूँ तो सो एंड सो इतने हजार के स्टॉक्स आपके, इनकी ओनरशिप आपकी. Now stock और inventory जब मैं कहता हूँ, what do I mean by stock and inventory? In this regard, I mean all three: raw materials, goods in progress, and finished goods. Moving on forward, again just like bank overdraft, इसकी जो drawing limit रहेगी वो vary करेगी from bank to bank and person to person. And at the same time जो interest हमेशा चार्ज करा जाता है वो चार्ज करा जाता है जो कि आपने अमाउंट विड्रॉ कर रखी है, ना कि जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है उस पर. और जस्ट लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसको आपको रीपे करना पड़ता है एट द डिमांड ऑफ द बैंक. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश क्रेडिट. फर्स्ट इज की कैश क्रेडिट एंड ओपन कैश क्रेडिट. की कैश क्रेडिट क्या होता है? की कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ कैश क्रेडिट जहां पे इन्वेंट्री या स्टॉक सिक्योरिटी कैश प्लेस कर रहे हैं फॉर दिस कैश क्रेडिट, वो चीज का पोजेशन आप ट्रांसफर कर देंगे अपने लेंडर को. एग्जाम्पल के साथ समझिए इसे, जैसे आप 10,000 के स्टॉक सिक्योरिटी के एज रखते हैं फॉर कैश क्रेडिट. सो किया क्या जाएगा, ये 10,000 के स्टॉक्स आपके पोजेशन से ले लिए जाएंगे, एक वेयर हाउस में स्टोर कर दिए जाएंगे, उन पे चाबी लगा दी जाएगी और जो की होगी वेयर हाउस की वो दे दी जाएगी लेंडर को. 10 ये गुड्स होंगे इन द पोजेशन ऑफ लेंडर. वेयरएज ओपन कैश क्रेडिट में ऐसा कुछ नहीं होता है. ओपन कैश क्रेडिट में अनटिल अनलेस आप डिफॉल्ट नहीं करते हैं तब तक आपके पास पोजेशन रहता है उस प्लेज्ड या सिक्योर्ड प्रॉपर्टी का, एंड आप उन गुड्स के साथ डील कर सकते हैं अनटिल अनलेस आप कोई डिफॉल्ट नहीं करते हैं. So these are the two types of cash credits. Moving on forward, अब आपने नोटिस करा होगा कि कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट तो बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, बट अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर जो मैंने आपको बताया है, देयर आर सर्टेन अंडरलाइंग डिफरेंशिएशंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. लेट्स हैव अ लुक ओवर देम. सो फर्स्ट बेसिस हम लेते हैं सिक्योरिटी का. कैश क्रेडिट की केसेस में हमने देखा मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सिक्योरिटी इशू करी जाती है that is inventory or stock, whereas in cases of bank overdraft जो security issue करते हैं those are financial instruments such as your bills receivable, debtors on records या फिर fixed assets such as आपका property. और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट, कैश क्रेडिट की जो फैसिलिटी होती है उसके लिए आपको एक सेपरेट फॉर्म का अकाउंट बनाना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज ए कैश क्रेडिट अकाउंट, एंड देन ओनली आप उसको अवेल कर सकते हैं. वेयरएज बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में बैंक ओवरड्राफ्ट आपका अवेलेबल रहता है करंट अकाउंट में एज वेल. सो करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं. रिडक्शन के बेसिस में कैश क्रेडिट रिड्यूस नहीं होता है ओवर टाइम, वेयरएज बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है उसमें मंथली रिडक्शन होता है. टाइम पीरियड के बेसिस पे देखा जाए तो कैश क्रेडिट को मिनिमम 1 साल के पीरियड के लिए अवेल किया जा सकता है, वेयरएज बैंक ओवरड्राफ्ट को यू कैन अवेल देम ऑन अ मंथली बेसिस, यू कैन अवेल देम फॉर क्वार्टरली बेसिस, और फॉर दैट मैटर 1 साल मैक्स तक आप अवेल कर सकते हैं. अब जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसकी कैलकुलेशन के बेसिस को लेके चलें तो कैश क्रेडिट की मैक्सिमम लिमिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज सेल ऑफ स्टॉक अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके. वेराज जो बैंक ओवरड्राफ्ट की मैक्सिमम लिमिट होती है वो कैलकुलेट करी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड. सिक्योरिटी आप क्या प्रोवाइड करते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी. पर्पस के बेसिस पे देखा जाए तो कैश क्रेडिट को आप ओनली यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस ओनली, और कोई पर्पस नहीं. वेराज बैंक ओवरड्राफ्ट में लीनियंट होता है, यू कैन विड्रॉ ओडी जब आप चाहें फॉर एनी पर्पस. नाउ इशू टू के बेसिस पे देखा जाए तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं, इशू होता है इंडिविजुअल्स को एज वेल, जिनके पास करेंट अकाउंट होता है उनको बैंक ओडी लेने की फैसिलिटी अलाउड होती है. Whereas कैश क्रेडिट के केस में ऐसा नहीं होता है. कैश क्रेडिट इज ओनली स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड टू बिजनेस फर्म्स, कंपनीज, और इंडिविजुअल्स को नहीं प्रोवाइड किया जाता है.
ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे देखें तो कैश क्रेडिट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो कंपैरेटिवली लेस होती है एज कम्पेयर टू ओडी, एंड वाइसा वर्सा बैंक ओवरड्राफ्ट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली हायर होता है देन कैश क्रेडिट। अब एट द सेम टाइम इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज भी हैं जो कि आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, तो आई जस्ट वेट फॉर 2 seconds फॉर यू टू रीड। या मूविंग ऑन फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक। एक बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक क्या होता है? ये एक नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बैंक इशू करता है अपने कस्टमर के बिहाफ पे ऑर्डर करते हुए अपनी दूसरी ब्रांच को टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफाइड पर्सन इन द सेम सिटी। ऑलराइट, इसको हम एक सेफ तरीका मानते हैं पेमेंट गारंटी करने का। पे को क्यों माना जाता है? बिकॉज द पेमेंट इज गारंटीड बाय द बैंक। जैसे ही बैंक एक बैंकर्स चेक या बैंक ड्राफ्ट इशू करता है तो वो जो ड्राफ्ट की अमाउंट है, जैसे बैंक 10,000 का ड्राफ्ट इशू कर रहा है तो वो 10,000 रुपये बैंक मेरे अकाउंट से ऑलरेडी डेबिट कर लेगा, प्रीपेड में ही डेबिट कर लेगा वो ड्राफ्ट इशू करते हुए, और उसे अलग से संभाल के रखेगा फॉर द सिचुएशन जहाँ पे ये ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जाएगा और इस बंदे को पैसे देने पड़ेंगे। सो दस इस केस में डिसऑनर नहीं होता, चेक की तरह इसमें डिसऑनर पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी सफिशिएंसी ऑफ फंड्स देखी जाती है, फंड्स अलग कर लिए जाते हैं एंड पेमेंट हर बार ऑनर करी जाती है। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड अ मेथड ऑफ गारंटीड पेमेंट। Another important thing that is to be taken into consideration is कि बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। 3 मंथ्स के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, आप उसको ऐसे एनकैश नहीं करवा सकते। एंड 3 मंथ्स के बाद आपको उसको जो ड्राफ्टर है आपका जिसने ड्राफ्ट करा है वो बैंक चेक, उससे आपको रिवैलिडेट करवाना पड़ेगा और सर्टेन रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ओनली आफ्टर रिवैलिडेटिंग इट वो 3 मंथ्स और के लिए उस एक्टिव होगा और उस 3 मंथ्स के पीरियड में फिर आपको उसको यूज करना। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बैंकर चेक इज कि इसका क्लियरेंस की बात करें तो ये क्लियर कहाँ पे होता है? ये क्लियर होता है इन एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक इन द सेम सिटी वेयर इट वाज इशूड। सो इससे मतलब क्या निकल रहा है? बैंक ड्राफ्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर फंड्स विद इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ बैंक इन वन सिटी। अब इसका एग्जांपल लीजिए, ए कंपनी ने इशू करा है ₹1 लाख बैंकर्स चेक फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा इन पुणे। सो ये बैंकर चेक किसी भी बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में इन पुणे सिटी क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट विच इज डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक में सबसे पहला अंतर यह है कि बैंकर्स चेक या बैंक ड्राफ्ट इज अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वेयर एज डिमांड ड्राफ्ट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बाकी दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। डिमांड ड्राफ्ट इज ऑल्सो एन बैंक इशूड ड्राफ्ट जिसमें बैंक ऑर्डर करता है दैट अ सर्टेन अमाउंट बी पेड टू द सो एंड सो पेई अपॉन द प्रेजेंटेशन ऑफ द ड्राफ्ट। एंड अनलाइक द बैंकर्स चेक, ये आप किसी भी बैंक में या किसी भी ब्रांच में इन अ डिफरेंट सिटी प्रेजेंट कर सकते हैं। सो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये निकल के आ रहा है जहाँ पे बैंकर्स चेक आपका एक स्पेसिफिक सिटी में फंड ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, डिमांड ड्राफ्ट इज यूज टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। सिमिलैरिटीज क्या क्या होती हैं डिमांड ड्राफ्ट एंड बैंकर्स चेक के बीच में? लेट्स सी। फर्स्ट इज दैट बोथ आर इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी, जो हमने डिस्कस किया। सेकेंड इज दोनों की वैलिडिटी पीरियड, इवन फॉर डिमांड ड्राफ्ट वैलिडिटी पीरियड 3 मंथ्स होता है जिसके बाद उसे यूज नहीं करते हैं, आपको उसको ड्रॉवर से फिर से रिवैलिडेट करवाना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड इज कि ये भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी पेमेंट एडवांस में हो गई होती है, दैट इज इट इज इशूड बाय द बैंक इटसेल्फ बाय डेबिटिंग एन अकाउंट ऑफ द पेयर एट द सेम टाइम, दस दे कैन नॉट बी डिसऑनर्ड। तो भैया जो भी आपका अमाउंट होता है, जितने का ये ड्राफ्ट होता है, वो पहले ही आपके अकाउंट से डेबिट कर ली जाती है, तो डिसऑनर की बात ही नहीं बनती है यहाँ पर। So let's talk about the differentiation between backdraft and demand draft so that we are done with this topic completely. First is on the basis of meaning. Bank draft क्या होता है? Bank draft is an instrument that is used for making payments within the same city. Whereas demand draft क्या होता है? Demand draft एक negotiable instrument होता है that is used to transfer money from one person in one city to another person in another city. तो ये intercity होता है, alright? Whereas जो bankers check है वो intracity होता है। देन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैंक ड्राफ्ट जो होता है एक नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, वेयर एज डिमांड ड्राफ्ट जो होता है आपका इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नाउ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऑल बैंकर्स चेक या बैंक ड्राफ्ट में
स्पेसिफिकली प्री प्रिंटेड आता है, नॉट नेगोशिएबल. Whereas डिमांड ड्राफ्ट के केसेस में द स्पेशल फीचर इज दैट फॉर अ डिमांड ड्राफ्ट एक्सीडिंग ₹20,000 आपको उसको अकाउंट पे करके क्रॉस करना पड़ता है. ऑलराइट, क्लियरेंस के बेसिस पे इनका डिफरेंशिएशन देखें तो जो बैंक ड्राफ्ट होता है वो क्लियर होता है इन एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक इन द सेम सिटी. मीनिंग इसका मतलब ये निकलता है कि जो इशूइंग बैंक है और जो क्लियरेंस बैंक है वो सेम बैंक रहेंगे आपके. वैसे डिमांड ड्राफ्ट के केस में ऐसे नहीं होता है. इट कैन बी क्लियर्ड एट एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक की किसी भी ब्रांच में और किसी और बैंक में इन एनी सिटी. तो यहाँ पे देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि इशूइंग बैंक एंड क्लियरेंस बैंक आर टू डिफरेंट बैंक्स और सिटी तो सेम होती नहीं है. इट इज यूज फॉर इंटरसिटी ट्रांसफर्स. तो आप एनी सिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं इसको. thus it is said that it can be cleared at any branch of the same bank or any other bank in any city. So this is all about bank draft and demand draft. This is all we're going to discuss in this video. Thank you so much. Have a nice day.